मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का। जो रेस्ट पार्ट हमारा बचा हुआ था उसका क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपडेट पार्ट 2 में कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स पे एक शॉर्ट ऐसे लिखना है, मे बी लॉन्ग ऐसे लिखने आ सकता हो। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशंस और ड्रग पॉल्यूशंस। तो ये क्या है कि टिपिकली एक टाइप का पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट का, जो किसके द्वारा क्रिएट होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के द्वारा या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के द्वारा, या जब वो मेटाबोलाइट्स में टूटते हैं तो उनके द्वारा। जैसे हम कोई भी दवाइयाँ खाते हैं तो वो क्या होता है, ड्रग एक्शंस पे जाके वो क्या करते हैं कि साइट पे जाके मेटाबोलाइट्स में टूटते हैं, उसके बाद वर्क किए मेटाबोलाइट्स में टूटे और फिर हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। तो वो एलिमिनेट आउट जो होते हैं इधर इन फॉर्म ऑफ यूरिन और स्टूल, तो इन फॉर्म ऑफ यूरिन हुआ तो मे बी कभी वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स में चला गया, वाटर ग्राउंड वाटर्स में मिल गया या रिवर्स में चला गया, लेक में चला गया, तो मेटाबोलाइट स्टिल प्रेजेंट है, क्योंकि जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उसको रिमूव आउट नहीं कर सकती, टोटली रिमूव आउट नहीं कर सकती। तो इस टाइप से वो क्या कर रहा है कि अल्टरेशन काउज कर रहा है क्वालिटी ऑफ वाटर में या इन्वायरमेंट्स में। सो दैट्स व्हाई इट कॉजेस प्रॉब्लम और इट कॉजेस पॉल्यूशंस। तो इसी को हम लोग ड्रग पॉल्यूशंस या फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि पॉल्यूशंस पे शॉर्ट नोट्स लिखने आ रहा है तो आपको और कुछ कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अगर शॉर्ट नोट बहुत कम में आ रहा है, 2 नंबर या 3 नंबर में आ रहा है, तो इतना काफी है, सिर्फ डिफाइन करने आ रहा है। तो अभी क्या है कि इसको इलेबरेट करना है, मार्क्स ज्यादा में अगर लिखना है तो नाउ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं तो वो कैसे पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, जो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं, ऑल्दो वो बहुत सारे प्रोटोकॉल है कि उनको बहुत ज्यादा ऊपर में छोड़ना है, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारे सरफेसेस में मिल रहे हैं, ऊपर के स्ट्रेटोस्फोप या उससे ज्यादा जो भी है ऊपरी पर्यावरण वहां पे मिल रहे हैं, और वहां पे जो पॉइजनस गैसेस हैं वो काफी टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को जन्म दे सकती है। उसके अलावा जो वेस्ट, जो एक्स्ट्रा मटेरियल साउंड पे ग्राउंड पे चला गया, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, जो वाटर में चला गया वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बोर्न डिजीज को आगे बढ़ाएगा, डायरिया, कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, ईटीसी। अब इन द इफेक्ट्स क्या होता है, अगर ज्यादा आप क्वेश्चंस इलाबरेट करना है तो इफेक्ट्स भी हम उसमें लिख देंगे। तो इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहले अगर वाटर में जा रहा है, वाटर बॉडीज में, तो जितने भी वाटर बॉडीज एक्वाटिक चीजें प्रेजेंट है उनको ये खराब करेगा। तो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स जो भी है, जो जनरली फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, अगर वो जैसे गया फिश में, मेल फिश में, तो वो फेमिनाइजिंग इफेक्ट उसमें क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्टरेशन, जो रेशियो है उसमें अल्टरेशन आने लग जाएगा, मेल टू फीमेल में प्रॉब्लम होने लग जाएगा। ओके, दूसरा सीवेज सिस्टम में एंटीबायोटिक्स अगर का मेटाबोलाइट्स अगर हमारे ड्रेनेज में गया तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा कि वहां पे वो चाहिए, क्योंकि वही क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं जो भी गंदगी है। तो उस केस में अगर एंटीबायोटिक प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया का तो ग्रोथ होगा नहीं, तो उस केस में जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अफेक्टेड होगा। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए खुद काफी टॉक्सिक है, ये मेटाबोलाइट्स हमको जरूरत नहीं है लेकिन बार बार ये हमारे पास जा रहा है वाटर के थ्रू, तो सेम कंपाउंड्स हम पी रहे हैं जबकि अब हमको जरूरत भी नहीं है उसका, तो इस टाइप से हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओवरडोज हो सकता है। तो ये सब काउजेस से हम लोग का क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक एक और ज्यादा हम पीते जा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जा रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा ड्राउट होने लग जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो डिस्पोजल हम ड्रग्स को सही से करें जिससे कि वो वाटर में नहीं मिले, हमारे एयर में नहीं मिले, ज्यादा टफर रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस लाएं जिससे कि जो बर्बादी हो रहा है उसको कम किया जाए, बहुत ज्यादा खरीदे ही नहीं, ज्यादा खरीदने पे ज्यादा बर्बादी होता है, तो वहां पे सर्टेन प्रोटोकॉल्स लगाया जा सकता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि डिफाइन साइको सोशल फार्मेसी। साइको सोशल फार्मेसी क्या है, तो साइको सोशल फार्मेसी क्या है कि जो फिजिक साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के बीच का मिला हुआ सामंजस्य है उसी को साइको सोशल फार्मेसी बोलते हैं। तो अब ये क्या है कि
किसी तरह से सोशली आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं गलत तरीके से, तो दैट इज फार्मेसी की वजह से आप कोई कुछ भी वजह से और कुछ भी लेना शुरू कर दे रहे हैं, दैट इज साइको सोशल फार्मेसी। तो अब यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ को ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए पीयर प्रेशर, बहुत पहले ही अभी आप एडोलेसेंस में है और आपको पूरे परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, तो उस केस में आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाएंगे, तो सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स यूज करने लग जाएंगे, या पेरेंटल सपोर्ट नहीं रहता है कुछ भी बैकग्राउंड्स के कारण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप को का रिलेशनशिप आदमी डेवलप करने लगता है दैट आर बैड फॉर हेल्थ। तो अब इन हैबिट्स का सोशली क्या इफेक्ट्स होता है, तो जैसे कोई भी एडिक्टिव ड्रग्स आप ले रहे हैं तो उसका आपको परिणाम पता ही है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो सोशली और मेंटली आपको टॉर्चर होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका मेंटल आपके कब्जे में नहीं रहता, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं आपके बॉडी पे भी, बहुत सारे डिजीज को रेज करता है। और यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सिटीजन का हमारा सोसाइटी के ऊपर में। ओके, उसके बाद और क्या है कि ये हमारे सुसाइडल बिहेवियर को काफी तेजी के साथ बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो एडल्ट्रेशन क्या है कि कोई भी चीज अनवांटेड चीज अगर आप फूड में मिला रहे हैं तो उसको हम लोग एडल्ट्रेशन बोल रहे हैं, जो उसके क्वालिटी को खराब कर रहा है, तो वो एडल्ट्रेशन से कुछ भी चीज बना रहे हैं। तो और ये क्यों बनाएंगे, तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि गलती से भी मिल सकता है, या फिर हम अपने बेनिफिट्स के लिए मिलाते हैं, तो उसको एडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे अब धनिया पाउडर है उसमें कुछ और मिला दिया ताकि वो बढ़ जाए, हमारा दुकानदार लोग जनरली ऐसा करते हैं कि उनको प्रॉफिट्स हो सके, तो दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अब ये दो तीन तरह का होता है, पहले इंटेंशनली, अगर आपने इंटेंशनल उस वेट को बढ़ाने के लिए किया, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि चावल है, चावल में 2 kg बालू मिला दिया, वेट बढ़ाने के लिए 10 kg चावल में 2 kg मिला दिया तो 12 kg हो गया, तो उसका प्रॉफिट कमाने के लिए अगर इस टाइप का कोई भी एडल्ट्रेशन कर रहे हैं इंटेंशन के साथ, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। दूसरा इंसिडेंटल हो सकता है, किसी वजह से गड़बड़ी से एक्सीडेंटल टाइप या कोई भी वजह से इस टाइप का मिल गया हो, जैसे कि पेस्टिसाइड छिड़कने में ही भोजन में पड़ गया हो, तो हैंडलिंग सही से नहीं होने के कारण जो भी एडल्ट्रेशन होते हैं उसको इंसिडेंटल बोलते हैं। थर्ड है मेटालिक एडल्ट्रेशन। तो जैसे कोई भी मेटल का चीज में हम खा रहे हैं, सावर चीज में डाल दिए, नींबू गाड़ दिए, वो मेटल एंटीमनी का है वैसा है तो रिएक्ट कर जाएगा। तो इस टाइप से जो एडल्ट्रेशन हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड मेटालिक एडल्ट्रेशन। उसी टाइप्स में फूड इंग्रेडिएंट जो हमको पता नहीं है, कुछ पैकेजिंग हजार्ड हो गया, हो सकता है जिसमें हम पैक कर रहे हैं वो गरम गरम कोई चीज बन के आया प्लास्टिक में पैक कर दिए, तो वो काफी कैंसरस बन सकता है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग हैजार्ड्स। ओके, तो अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो काफी स्ट्रिक्ट नियम कानून होना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए। आदमी को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि जो भी डार्क कलर है, जंक या प्रोसेस्ड फूड है, हम उससे बचें। मे भी पेस्टिसाइड प्रेजेंट हो सकता है, तो जो भी हम फल फ्रूट्स खा रहे हैं उसको वॉश अप कर सकते हैं, लीकेज वाले जो कंटेनर है उसको हम यूज ना करें, तो इन वजह से हम फूड एलिगेशन से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीएमओ और न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बोलते हैं या जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स को बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जीन को बदल दिया जाता है, नया डीएनए या नया जीन्स को दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि नया ट्रेड देते हैं, जो पुराना जो भी गड़बड़ी ट्रेड हो उसको रिप्लेस करने के लिए, तो ये बेटर चीज है। तो ये इसका न्यूट्रिएंट्स बेटर करने के लिए कर सकते हैं, हो सकता है अभी तक उसमें विटामिन ए नहीं हो, तो हम उसमें कुछ बदल के विटामिन ए वाला जीन्स डाल दिए, तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, और ये क्रॉप्स का एडवांटेज क्या है, तो एक तो बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिशनल एडवांसमेंट हो गया उसमें, सेल्फ लाइफ उसका बढ़ गया, और पेस्ट ड्रॉट ये सबसे उसका रेसिस्टेंट होता है। ओके, एक और दूसरा टर्म है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रिएंट्स प्लस फार्मास्यूटिकल्स दो वर्ड मिला के बना है न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब वैसा मेडिकल ड्रग्स जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स की मात्राएं हो, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल, इट इज नॉट अ ड्रग। ओके, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स का मेनली काम क्या है कि आपके हेल्थ को बेहतरीन करना, किसी चीज को ठीक करने के लिए नहीं दिया जाता, अपितु आपके फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस को बेहतरीन करने के लिए और ज्यादा अच्छे से काम करे, हमारा बॉडी सारा कुछ हमारे बॉडी को मिले, तो हम उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं इन फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके,
उसके बाद एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी कोई भी डिजीज जो फैल रहा है उसके स्प्रेड और कंट्रोल को हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है कि कोई भी बीमारी फैल रहा है तो उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, उसको कैसे प्रिवेंट करना पड़ेगा, उसका काउज क्या है। तो ये सब हेल्प करता है एपिडेमियोलॉजी को। आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिजीज का काउज क्या है, उसका क्लिनिकल सिंड्रोम्स क्या है, डेवलप्ड हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मॉर्बिडिटी से कैसे बचा जाए, मतलब टोटल डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं एपिडेमियोलॉजी से। उसके बाद हमको पढ़ने के बाद पता चला कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है तो हम उससे बचें, प्राइमरी प्रिवेंशन ले, ये टोटल चीज आप एपिडेमियोलॉजी के तहत जान सकते हैं। उसके बाद कुछ एक डिजीज का नाम है जैसे कोविड-19, सभी लोग जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नया डिजीज है तो आएगा ही आएगा। तो ये एक तरह का कॉन्टेजियस डिजीज है जो मेनली कोरोना वायरस के कारण होता है और कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट से, कॉन्टैक्ट एरोसोल से। इनक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन है। सिम्टम्स अलग अलग है, ठीक है। फीवर नॉर्मली कॉमन सिम्टम्स जो दिखता था वो फीवर, कफ वगैरह था, और बीच में सीवियर है तो किन्हीं किन्हीं को डायरिया भी हो रहा था, कलर चेंजेस हो रहे थे नेल्स पे। सीरियस सिम्टम्स में क्या था तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जा रहा था। प्रिवेंट कैसे करेंगे, कोई भी कम्युनिकेबल टाइप का डिजीज है तो वैक्सीनेशन आप ले सकते हैं, 2 गज की दूरी कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, वेंटिलेटेड रूम में रहे, हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि स्मॉल टाइप के रैसेस पूरे बॉडी में होने लग जाते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज है जो होता है वेरिसेला जोस्टर के कारण। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट या एयर के थ्रू, कोई भी इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के साथ हो सकता है। सिम्टम्स में रैसेस होते हैं, फीवर होते हैं, डिहाइड्रेशंस होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, तो काफी पेनफुल होते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट कोई नहीं है, वायरल डिजीज है तो हम इससे बच सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन लेके बच सकते हैं या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके बच सकते हैं। नेक्स्ट है पोलियो, ये भी वायरल डिजीज है। तो अब यहाँ पे इसको पिकॉर्नी वायरिडी एक पोलियो वायरस के कारण होता है। अब साइन सिम्टम्स थोड़ा अलग अलग है, पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक, 2 तरह का रहता है। पैरालिसिस जिसमें हो जाता है तो उसमें हमारा रिफ्लेक्सेस खत्म होने लग जाता है, स्पाज्म होने लग जाता है, हमारे लिम्स सब टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं। नॉन पैरालिटिक्स में बहुत ज्यादा नॉर्मल सा ही रहता है, थोड़ा बहुत एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस होने लग जाते हैं, टोटली लॉस नहीं होता है। स्प्रेड इसमें भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मोड से होगा। ट्रीटमेंट अभी भी इसका कोई क्योर नहीं है, तो मसल अभी स्पाज्म होने लग रहा है तो मसल रिलैक्सेंट लेते हैं, रिलीवर लेते हैं, या समटाइम्स फिजियोथेरेपी के पास जाके ठीक हो सकता है पैरालिसिस। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है जो मेनली वाटरबोर्न भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसमें बहुत ज्यादा फीवर होने लग जाता है, हेडेक, मसल एक, डिजीनेस, ये सब वाली चीजें होने लग जाते हैं। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सब में लगभग एक जैसा ही रहता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि क्लोरामफेनिकोल लेते हैं या एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं, बैक्टीरियल है तो ऑब्वियस एंटीबायोटिक्स लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट है डेंगू फीवर, तो जो एक तरह का आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है जो फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है, और इसमें रेसेस होते हैं, वॉमिटिंग, नौशिया, और हमारा जो लिम्फोसाइट्स है या प्लेटलेट्स है वो काफी कम हो जाता है हमारे बॉडी में। इसका भी अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेटनस, जिसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं, जो जबड़ा हमारा बंद हो जाता है, दैट्स कॉल्ड लॉक जॉ। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी तरह के वॉलेंटरी मसल्स हैं जो हमको हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहता। इसका मतलब है कि हमारे नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। तो इसमें मसल स्पाज्म होने लगता है, मसल रिजिड होने लग जाता है, बहुत ज्यादा स्पाज्म होने लग जाता है। और ये क्या चीज के, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिया हुआ है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और इसको ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रॉड रेंज है एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम, मसल में स्पाज्म हो रहा है तो मसल रिलैक्सेंट लेते हैं, और समटाइम्स इम्यूनोग्लोबिन भी लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है HIV एड्स। तो ये सिवियर है, जब HIV इन्फेक्शन होता है तो ये सबसे लास्ट फेज है एड्स, जहाँ पे हमारा बॉडी का इम्यूनिटी इतना कमजोर हो जाता है कि बाकी जितना भी बीमारी है वो सबको इन्विटेशन देता है,
ठीक है। तो सिम्टम्स इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों होता है। अगर सिम्टम्स होता है तो ये माइनर सब सिम्टम्स यहाँ पे होता है। तो अलग जो पिकुलियर सिम्टम्स ये है कि इसमें इंटेंशनली वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है और नाइट में स्वेटिंग होने लग जाता है। उसके बाद है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इसके लिए मैंने एक पूरा ही वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बट फॉर शॉर्ट में हम यहाँ पे बता दें कि क्या क्या काम कर सकते हैं। तो कोई भी डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स को, या उसका जो भी डॉक्टर्स का बनाया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन उसको फॉलो अप कर सकते हैं, रैशनल यूज को प्रमोट कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, ऑनगोइंग प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग का सभी को बात बता सकते हैं, बुक पम्पलेट्स ये सब बांट सकते हैं, या खुद छपवा सकते हैं जिससे कि नॉलेज लोगों में दे सके। मेडिसिन या रिलेटेड मेडिकल केयर्स आदमी को अवेलेबल करा सकते हैं, और जितने भी हजारियस पीरियड है उसमें वो लोगों को मदद कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं, बहुत सारे रोल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसका डिटेल्स लेना है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि ऑनगोइंग नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में लिखना है, तो कुछ एक प्रोग्राम्स के बारे में आप लिख दीजिए। जैसे अमृत है, अमृत में क्या है कि सरकार 50 to 60% चीपर प्राइस में देती है, डिस्काउंट के साथ आदमी को कोई भी दवाइयाँ जो काफी जैसे कि कैंसर या हार्ट टाइप के डिजीज में। दूसरा है आयुष्मान भारत, इसमें हर तरह का प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया है जो आपके हेल्थ को बढ़ाए, लॉन्ग लिव करे आपके, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है आयुष्मान भारत। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम इंक्लूडेड हैं। उसके बाद है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नाम से ही पता है कि ये एड्स को कंट्रोल करने का प्रोग्राम है। अभी तक में 4 इस टाइप के प्रोग्राम आए हैं, 1 2 3 4 इसका नाम दिया गया है, ईयर अलग होगा। इसका मेन काम क्या है कि एड्स को कंट्रोल करना, इंडिया को सक्षम बनाना एड्स से लड़ने के लिए, और साथ में जो मॉर्बिडिटी काउज हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ पेशेंट्स के लिए करना और अवेयरनेस क्रिएट करना। लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इज सिमिलर टू एड्स प्रोग्राम, इसमें बट अंतर क्या है कि लेप्रोसी के का जो केस है उसको डिटेक्ट करना, उसको अर्ली ट्रीटमेंट देना, जो डिसेबिलिटीज क्रिएट हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना, बच्चों तक डिसेबिलिटीज नहीं पहुंचे वो क्रिएट करना। उसके बाद जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत औरत और बच्चे दोनों को बहुत सारी मुफ्त चीजें दिया जाता है, जैसे कि कैशलेस फ्री डिलीवरी, ड्रग्स कंज्यूमेबल फ्री, एम्बुलेंस फ्री, ब्लड एवरीथिंग फ्री। बच्चों के लिए भी सेम चीज। जनानी सुरक्षा योजना के तहत क्या होता है कि प्रेग्नेंट और जो बच्चे हैं उनको पैसा दिया जाता है कुछ, दोनों में, एलपीएस में अलग, एचपीएस में अलग। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें ज्यादा दिया जाता है, और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उनमें थोड़ा कम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, ये मेनली बेस्ड था हमारा वैक्सीनेशन पे, जिसमें कि सभी बच्चों का जनरली वैक्सीनेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पोषंस में क्या था, न्यूट्रिशन बेस्ड ये प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया है, जिसमें कि हमारे बच्चे, एडल्ट, एल्डोसेंस, वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, सभी को न्यूट्रिशन दिया जाता है सरकार के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये एक तरह का कोर्स है जिसमें कि क्या होता है कि पैसा जमा रहता है प्रधानमंत्री योजना के लिए, और ये क्या होता है कि जब भी कोई भी हमारे पास किसी भी टाइप का सुरक्षा के लिए जब भी बात आता है तो ये एक बैंक का फंडिंग सोर्स का काम करती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये एक तरह का इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो 4D में लड़ती है, जैसे कि कोई भी बर्थ से बीमारी हो गया, या कोई डेफिशिएंसी के कारण बीमारी हो गया, या बचपन से ही जो बीमारी है, या डेवलपमेंटल डिले है, इसमें कुछ बीमारी के नाम है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करती है। उसी टाइप से और भी बीमारी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम क्या करते हैं, तोल मोल करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। वहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना इफेक्टिव है, कितना कॉस्ट कम पड़ रहा है, इस हिसाब से हम अपना आउट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हो रहा है हमारा फालतू का खर्चा, उसको हम बचा सकते हैं। दैट इज फार्माको इकोनॉमिक्स। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है सभी के लिए अलग अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करिए, तो वो जैसे ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में जानती है, एफडीए ने दिया है कि पैरासीटामोल, तो अब वो देखती है इसके साथ क्या कंपोनेंट्स मिलाएं जो हमें सस्ता भी पड़े और पेशेंट लोग ज्यादा खरीदे भी। तो इस टाइप से फार्माको इकोनॉमिक्स को स्टडी करके वो ऐसा ड्रग्स बनाएगी जो चीपर भी होगा, ज्यादा इफेक्टिव भी होगा, जिससे पर्सन वो ज्यादा खरीदे। दूसरा हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स,
तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये वेरियस क्लिनिकल डिसीजन लेना है कि मान लीजिए उसको कोई टूल खरीदना है, तो टूल खरीदना है तो उसको कौन सा वैसा टूल खरीदेगा जो पेशेंट में ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा टेस्ट एट अ टाइम कर सकता है, तो वो वैसा ही करेगा। तो वो अब ये कहाँ से मिलेगा उसको, तो फार्माको इकोनॉमिक डाटा से मिलेगा उसको। वैसे ही फार्मासिस्ट के लिए कि अब वो कौन सा फॉर्मुलेशन तैयार करेगा जिसमें जो ज्यादा इफेक्टिव भी हो, कम पैसा भी लगे। वैसे ही पेशेंट के लिए कि उसका बिल किससे ज्यादा कम बन रहा है, तो जब तक वो फार्माको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा तब तक उसको ये कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस थे मॉड्यूल वाइज। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय मेल और यू कैन इनबॉक्स मी। ओके, थैंक यू।